This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम PSX हॉटलाइन और मैं हूं आपका होस्ट रोहेल इंतखाब। प्रोग्राम में मार्केट के हवाले से बात करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या परफॉर्मेंस चली मार्केट की, ओवरऑल क्या हुआ आज के दिन। सबसे पहले बात करेंगे आज सुबह से जो मार्केट का आगाज़ हुआ। तो सुबह हमने मार्केट का आगाज़ देखा कि 39,542 पे मार्केट की क्लोजिंग की ऐसी 100 इंडेक्स की आई, जिसमें हमने देखा 9:30 बजे के करीब मार्केट में 44 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया। कल के और परसों के कुछ फिगर्स आपने देखे होंगे, उसमें आपने ये देखा था कि हमें खासी पॉइंट्स की कमी का सामना करना पड़ा। और फिर हमने उसके बाद सेकंड सेशन में देखा बाइंग एंड सेलिंग चलती रही, ये प्रोसेस चलता रहा। और सेकंड सेशन के हमने कोई 1:30 बजे के करीब देखा कि उसमें 237 पॉइंट्स का कमी आई। शुरू में जो सेशन स्टार्ट हुआ इट वाज गुड, उसमें एटलीस्ट पॉइंट्स बढ़े, लेकिन सेकंड सेशन में इतनी ज़्यादा कमी आ गई। क्या फैक्टर्स बने, क्या वजूहात थी जो ये 2 दिन जो हम मॉनिटर कर रहे हैं कि ये इतनी चेंजेस क्यों आ रही हैं, मनफी चेंजेस, नेगेटिव चेंजेस क्यों आ रही हैं। एनीवे लेट्स मूव फर्दर। दिन चलता गया, उसके बाद जो क्लोजिंग आई उसमें भी हमने देखा कि क्लोजिंग के वक्त मार्केट जो क्लोज हुई उसमें हमें 3 रुपये की क्लोजिंग से मतलब -3 उसकी हमने फिगर देखा। तो ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग हुई कि ऐसी 100 इंडेक्स की वो हुई 39,457 और जिसमें आपने देखा कि एक हाई लेवल बना मार्केट का, वो बना 39,543 का, लो लेवल बना 39,254 का। अगर पॉइंट्स की बात करूं तो 41.14 हमें नेगेटिव पॉइंट्स का सामना करना पड़ा KSE 100 इंडेक्स में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट KSE 30 इंडेक्स। KSE 30 इंडेक्स की जो क्लोजिंग हमारे पास आई दैट इज 22,572.54. There is a certain high level that is 22,598 and there is the low level that is 22,419 और हमने यहाँ पर देखा कि 6.31 का हमने इजाफा देखा पॉइंट्स का। एक मिला जुला रुझान रहा KSE 100 का और KSE 30 का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल शेयर इंडेक्स। ऑल शेयर इंडेक्स की जो क्लोजिंग आई वो आई 26,445, जिसमें हमने देखा कि -47.72 हमने ये नेगेटिव पॉइंट्स को हमने कंसिडर किया। ये तो सारी बात हो गई KSE 100 की, KSE 30 की और शेयर इंडेक्स की। अब हम बात करेंगे आगे कंपनीज की कि किन कंपनीज को आज हमने ओवरऑल बिजनेस करते हुए देखा। देयर इज 444 कंपनीज एंड देयर इज 221 कंपनीज इन एडवांस और इंक्रीज एंड देयर इज डिक्लाइन और डिक्रीज इन कंपनीज लाइक 199 और देयर इज नो चेंज इन 20 कंपनीज, दे आर स्टिल न्यूट्रल। ये तो सारी कंपनीज की हमने बात कर ली जो आज कंपनीज ने अपना बिजनेस किया और जो ऑब्जर्व हमने कंपनीज देखी। अब बात करेंगे हम वॉल्यूम मिलियन शेयर्स की कि क्या वॉल्यूम मिलियन शेयर्स किन कंपनी का और KSE 100 का, KSE 30 का क्या रहा। तो KSE 30 का रहा कि 57.11 मिलियन शेयर्स, KSE 100 79.63 मिलियन शेयर्स, ऑल शेयर्स जो रहा वो 186.25 मिलियन शेयर्स रहा। ये तो हमने बात कर ली मिलियन शेयर्स की। अब बात करेंगे उन कंपनीज़ की जिन कंपनीज़ का टॉप वॉल्यूम लीडर जो कंपनीज रहीं। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं के इलेक्ट्रिक पर। के इलेक्ट्रिक लिमिटेड 25.61 मिलियन शेयर्स। आपने देखा होगा के इलेक्ट्रिक जो है ये मुसलसल टॉप लीडर रही है अपने बेस्ट वॉल्यूम्स के हिसाब से। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए पिछले 2-3 हफ्तों से के इलेक्ट्रिक लिमिटेड की टॉप वॉल्यूम्स रही है और उसका वॉल्यूम्स बहुत अच्छा है। एमटेक्स लिमिटेड 24.57 मिलियन शेयर्स। एमटेक्स लिमिटेड ने भी बहुत इंप्रूव करते हुए वॉल्यूम्स के हिसाब से मैं बात करूं तो वो आगे बढ़ा है, ये अच्छी बात है। दीवान फारूक दैट इज 11.550 मिलियन शेयर्स। TRG पाकिस्तान लिमिटेड 8.41 मिलियन शेयर्स। दीवान मोटर्स 7.43। ये वो कंपनीज के वॉल्यूम्स हो गए जो अच्छे हैं, जिसमें TRG पाकिस्तान भी आपने देखा होगा कि डेली की बेसिस पर इसका वॉल्यूम अच्छा रहता है और दीवान मोटर्स का भी। ये तो हमने बात कर ली वॉल्यूम के कंपनी के वॉल्यूम्स की। अब बात करेंगे उन कंपनीज़ की जिनका शेयर प्राइस प्रॉफिट में रहा। तो हैव अ लुक फॉर रफान मेस। उसमें हमने देखा कि 135.33 कंपनीज का जो रुपीस है कंपनी का शेयर प्राइस वो बढ़ा। रफान मेस भी जो है उसका कंपनी का प्राइस जो है बहुत अच्छी तरह से वो आगे बढ़ रहा है और ये एक अच्छी सस्टेन हुआ है जिसे हम कहेंगे
रफान मेस का। यूनिलीवर फूड्स में भी आपने देखा कि उसका भी शेयर प्राइस अच्छा रहा और उसमें हमने देखा कि आज 75 रुपीज़ का इजाफा हुआ। फिलिप मॉरिस 68, म्यूरी ब्रीरी 41, सेनोफी एवेंटिस दैट इज़ 34। तो ये वो कंपनीज हो गई जिनके शेयर प्राइस कोई डिफरेंस नहीं है। ये वो कंपनीज़ हैं, अगर मैं इन 5 कंपनीज़ की बात करूं तो पिछले हफ्ते की मैं अगर बात करूं, अगर उसको कंसिडर करूं तो इनके शेयर प्राइस में मुसलसल इजाफा हो रहा है इन कंपनीज़ के। और अगर देखा जाए तो कोई बीच में नई कंपनीज़ भी आई थी, एक आध दिन में उनको हमने देखा कि उन कंपनीज़ ने दूसरी कंपनीज़ को रिप्लेस किया था, लेकिन ओवरऑल ये वही कंपनीज़ हैं जो बिज़नेस कर रही हैं, जिनका टर्नओवर भी इन कंपनी, अगर इन कंपनीज़ के सेक्टर की मैं बात करूँ तो इनका टर्नओवर भी अच्छा है, जिसमें फूड हो गया आपका और दूसरी कंपनीज हो गई। चलें लीजिए, लेट्स मूव फर्दर। ये तो अच्छी बात है, लेकिन होना ये चाहिए कि नई नई कंपनीज को भी आगे आना चाहिए। अब बात करेंगे टॉप लूजर्स की। ऐसी वो कंपनी जिनका शेयर प्राइस घाटे में, लॉस में या डैमेज हो रहा है। तो नेस्ले पार्क 105 रुपये से वो उसके शेयर प्राइस में कमी रही। कॉलगेट पामोलिव -40, पार्क टोबाको -32, शील्ड कॉप -27 और शिजान इंटर्न इसमें -22 का हमने देखा। ये तो सारी बात हो गई टॉप गेनर्स की, टॉप लूजर्स की। ओवरऑल जो आज हमने ऑब्जर्व कंपनीज देखी, उन्होंने कितना बिजनेस किया, उन कंपनीज ने कितना बिजनेस किया, उनके शेयर प्राइस में क्या रहा, मार्केट में ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से मुसलसल हम देख रहे हैं कि 2 दिन और ये आज ये जो दिन है हमारा, क्यों हमें इतनी कमी का सामना करना पड़ रहा है। रिजल्ट सीज़न भी कहा जा रहा था, एक इसका फैक्टर भी था, ऑयल प्राइसेस का भी कहने में आ रहा था, और दूसरा कि हमारे जो एनालिस्ट हैं, जो हमारे लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो बहुत ज़्यादा मॉनिटर कर रहे हैं मार्केट को, वो कह रहे हैं देयर इज़ अ करेक्शन मार्केट में, वो इस वक्त कोई करेक्शन देख रहे हैं। चलें इस पर आगे बात करेंगे। एशिया मार्केट की मैं बात करूँ तो उसमें एशिया डॉ है -20% में इसका इंडेक्स रहा, 2939, निकी 16,598, जिसमें पॉजिटिव परसेंटेज अगर मैं बोलूं तो डेट इज़ 0.32%। हैंगसेंग 22,997 और 0.26% ये पॉजिटिव में रहा। शंघाई इसकी बात करूं तो 3084 और -75% पे ये नेगेटिव में है। और सेंसेक्स इंडेक्स 27,985 और अगर परसेंटेज की मैं बात करूं तो ये भी माइनस में है, 0.33%। सिंगापुर का जो इंडेक्स है वो है 2841 और अगर इसकी भी मैं परसेंटेज की बात करूं तो ये है 0.110 यानी 10% पे इंक्रीज रहा। एशिया मार्केट की तो ये डेवलपमेंट मैंने आपके सामने रख दी। अब बात करेंगे कमोडिटीज़ की। कमोडिटीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, स्पेशली अगर गोल्ड की बात करूं और ऑयल की बात करूं, इन दोनों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। इंटरनेशनली इफेक्ट होता है गोल्ड में भी और ऑयल में भी, और जब इफेक्ट इंटरनेशनली होता है तो उसका इफेक्ट आता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, हमारी इकोनॉमिक पे, हमारी मार्केट पे। तो ऑयल का मैं आपको बताऊं कि $47.86 पर बैरल, अगर इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव कंसिडर करें तो -2.55% ये नेगेटिव है। गैस की मैं बात करूं $2.63 पर बैरल, इसमें ये पॉजिटिव है और प्लस 1.86% कैलकुलेट हुई है। गोल्ड की मैं बात करूं तो $1339.30। आपने देखा होगा कि गोल्ड में जो है एकदम से चेंज हो जाता है, और आज भी अखबार में खबरें हैं कि गोल्ड प्राइस एकदम से अब बढ़ने जा रही है। इस पे भी मैंने प्रोग्राम में डिस्कशन किया था कि स्पेकुलेशन इंटरनेशनली गोल्ड पे होता है, और अगर यूएई की मैं बात करूं तो कुछ लिंक्स वहां से बनते हैं, तो यूएई से जो है वो गोल्ड की प्राइस में अफेक्ट आता है, और फिर पीएसएक्स पे भी उसका अफेक्ट आता है और इकोनॉमिक पे भी अफेक्ट आता है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि एशिया की जितनी भी मार्केट्स हैं उस पर गोल्ड का असर आता है। सिल्वर $18.96 पर बैरल, दैट इज़ इन परसेंटेज 1.87, दैट इज़ नेगेटिव परसेंटेज। ये मैंने आपको सारी चीज़ें सामने रख दी एशिया मार्केट के हवाले से। अगर बात की जाए कंपनीज़ की, तो कंपनीज़ के मैंने टर्नओवर भी आपको बताए, और अब मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम के इलेक्ट्रिक का आज सबसे अच्छा रहा, लेकिन रेट उसका 8.70 है और चेंज आया है -0.02। एमटेक्स लिमिटेड का आपको मैंने बताया कि उसका जो वॉल्यूम रहा और 24.57 मिलियन शेयर्स उसका वॉल्यूम रहा, रेट 2.54 और चेंज आया है पॉजिटिव 0.65। दीवान फारूक का रेट मैं आपको बताऊं 4.41 और चेंज आया है 0.28, और वॉल्यूम इसका रहा 11,499
500, तो ये इट्स क्वाइट गुड। TRG पार्क का भी 35 का रेट रहा और चेंज आया 0.73 पे। दीवान मोटर्स का आया 21.47 और चेंज आया 0.95। ये तो मैंने आपको वॉल्यूम मिलियन के जो रेट और चेंज है वो आपके सामने रख दिए हैं। अब आगे बात करेंगे कि क्या वजूहात है कि मार्केट पे जो है वो इतना ज़्यादा हम एक देख रहे हैं कि चेंज आया, क्योंकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि मार्केट जिस समय जा रही है, इन्वेस्टर्स हैप्पी थे, शेयर होल्डर्स काफ़ी जो ज़्यादा एक्साइटेड थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इट्स क्वाइट गोइंग टू बूम और बहुत अच्छी मार्केट, बुलिश हमारी मार्केट हो रही थी और अभी भी बुलिश पर है। लेकिन ये जो हमने देखा कि पॉइंट्स की कमी रही। बाइंग एंड सेलिंग का जो प्रोसेस है ये किस तरीके से मार्केट में बढ़ रहा था कि किन रूमर्स, किन फैक्टर्स की वजह से मार्केट अफेक्ट होती है टूवर्ड्स नेगेटिव, ये बहुत ज़्यादा चीज़ है। दूसरा कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, आजकल टेम्परेचर की मैं बात करूं पॉलिटिकल टेम्परेचर का, तो ये भी एक्सेस कर रहा है। तो इसके एग्जिस्ट करने की वजह से मामला थोड़े से जो है शफल हो रहे हैं ग्राउंड बेसिस पे थ्रू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे। और जो सिक्योरिटीज़ हैं वो थोड़ा सा इस बारे में सोच रही हैं, जो सिक्योरिटीज़ के जो लोग हैं और जो इस पर काम कर रहे हैं, जो शेयर प्राइस को देख रहे हैं, तो वो काफ़ी इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं मार्केट के आने वाली सूरत हाल पर। क्योंकि आपको याद होगा 3-4 हफ्ते पहले मार्केट ने यही क्लोजिंग दी थी हमें, 39,457 या 400 के लगभग हमारी मार्केट उस वक्त थी। लेकिन जो 4 हफ्ते गुजरे इसमें बड़ी डेवलपमेंट आई, जिसमें हमने रिटेल सीजन को आते हुए देखा। कमर्शियल बैंक ने एक बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, उसकी वजह से एक हमने देखा कि शेयर प्राइसेस में और PSX की जो मार्केट है ग्राउंड की, उसमें काफ़ी मजबूत रुझान देखा। लेकिन उसके बाद आपने ये देखा कि ऑयल प्राइस ने भी इफेक्ट डाला इंटरनेशनली, उसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम ये आया। और अब जो देखा जा रहा है कि अब बहुत सारी चीज़ें हैं, बिकॉज कुछ सेक्टर्स हैं जो एक्टिव हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस की वजूहात की बेसिस पे मार्केट रोल प्ले कर रही है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात आपके सामने रखी थी कि जो दूसरे सेक्टर्स हैं जो डीएक्टिवेट हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन आगे क्या होगी। कल भी जो है एक CP ने जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये बात सामने रखी कि अब जो कंपनीज परफॉर्म नहीं कर पा रही उनको एक लेटर जारी किया, जिसमें 25 कंपनीज हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वो इज क्वाइट टू गोइंग थ्रू डीएक्टिवेटेड और दे आर थॉट के दे वांट टू स्विच, मतलब जस्ट अ बैड वे। तो उनको एक लेटर जारी किया गया कि आप इसको देखें, इस पर कंसिडर करें, जहां प्रॉब्लम्स है, जहां वर्क करने की ज़रूरत है उसको आगे लेके चलें, क्योंकि वो कंपनीज हैं जो पहले बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी लेकिन अब उन कंपनीज ने परफॉर्म करना छोड़ दिया है। 25 कंपनीज जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा वो किस सेक्टर से बिलोंग करती हैं। और अगर आपको एक बात, सबसे बड़ी खबर मैं आपको ये दूं कि टेक्सटाइल जो सेक्टर है हमारा, जब ये हमारा जो पहले KSE इंडेक्स हुआ करता था, अब तो PSX के नाम से है, तो उस वक्त जो KSE 100 इंडेक्स था उसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन थी टेक्सटाइल सेक्टर की। सबसे ज़्यादा लिस्ट होने वाली और सबसे ज़्यादा रजिस्टर होने वाली कंपनीज थी टेक्सटाइल की। लेकिन अनफॉर्चुनेट आज टेक्सटाइल सेक्टर जिस जवाल का शिकार है, उसके साथ साथ उस कंपनीज जो लिस्टेड हैं उन्होंने भी परफॉर्म करना छोड़ दिया है। तो बेहतर समझ सकते हैं कि लेटर किन कंपनीज को भी जारी हुआ होगा और क्या सूरत हाल थी। इन सब चीज़ों से आपको बाखबर रखेंगे और अपडेट बताएंगे। और दूसरी चीज़ें ये भी कि कुछ स्टोरीज आपसे डिस्कस करनी है, लेकिन यहाँ एक वक्त हुआ है ब्रेक का, आप कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहें, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले जो मैंने फैक्टर्स और कॉजेस आपके सामने रखे मार्केट के, जो क्या वजूहात है कि इस वजह पे मार्केट जो है वो हम नेगेटिव देख रहे हैं। ज़फ़र मोती साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ज़फ़र साहब आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हेलो, बिल्कुल ठीक है। ज़फ़र साहब, सवाल ये है कि हमने 2 से 3 दिन मॉनिटर किए, मार्केट का बैक होना, नेगेटिव देखना, आप क्या कॉजेस समझते हैं, क्या फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स हैं, अभी सेलिंग प्रेशर है, 40,000 का लेवल है, ऑयल प्राइसेस तो अभी तक मेंटेन है, लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज सेलिंग प्रेशर है फॉरेन फंड्स का, तो वो जो है उसने मार्केट को थोड़ा अपसेट किया हुआ है। और अभी भी थोड़ा लगता है कि करेक्शन आएगी, क्योंकि अभी ऑयल प्राइसेस तो अभी दोबारा बढ़े हुए हैं, अगर वो घटे तो उसका एनर्जी के सेक्टर पर प्रेशर आएगा जो टॉप हैवी है इंडेक्स में, तो उसका भी हमें 300-400 पॉइंट की मंदी नजर आ रही है।
ठीक है, करेक्शन की आपने बात बोली, आप बोलते हैं ऑयल प्राइस में देखते हैं। ऑयल प्राइस तो अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि नेक्स्ट मंथ इंटरनेशनली कम भी होंगी और इफेक्ट पाकिस्तान में भी उसका पड़ेगा, तो आप फिर क्या देखते हैं कि जी जी मुझे ऑयल प्राइसेस मेंटेन नजर नहीं आ रहे, मुझे वापस 45 या 43 की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। सही। अच्छा, कमोडिटीज़ की मैं बात करूं तो गोल्ड के बारे में फिर खबर गर्दिश करेगी, गोल्ड प्राइस दोबारा राइजिंग की तरफ जा रहे हैं, उसको आप क्या देखते हैं, लिंक करेंगे पीएसएक्स से, तो कहां पर देखते हैं मार्केट अफेक्ट पड़ेगा स्टॉक पे इसका? गोल्ड प्राइसेस का इफेक्ट तो हमारे स्टॉक मार्केट पर नहीं पड़ेगा, लेकिन गोल्ड प्राइसेस बढ़े ही रहेंगे, क्योंकि जब भी वॉर होती है तो गोल्ड के प्राइसेस हमेशा बढ़े हुए रहते हैं। सही। अच्छा जफर साहब, टैक्स के हवाले से बात करूंगा, सेल टैक्स के हवाले से गवर्नमेंट चाह रही है कि कुछ अमेंडमेंट की जाए, आप क्या समझते हैं इसको? बिल्कुल अमेंडमेंट करनी चाहिए, अगर कोई चीज बेहतरी की तरफ है और लोगों को टैक्सेशन में कोई फायदा होता है तो उसका फायदा पब्लिक को मिलना चाहिए। सेल टैक्स बढ़ा दिया जाए तो लोगों को फ़ायदा थोड़ी होगा, वो तो टैक्स देने से हमारी नेशन वैसे ही घबराती है, ऊपर अगर इम्पोज कर दिया जाए हैवी टैक्स तो सेल टैक्स के थ्रू, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है ये? मैं ये कह रहा हूँ ना, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो गवर्नमेंट तो सर कम की तरफ तो कर रही है तो कम करने की तरफ करे ना। सही। बहुत शुक्रिया जफर साहब आपका, आपसे दोबारा इंशाल्लाह कांटेक्ट करेंगे, मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एहसन मेहनती साहब हैं, सीईओ हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज से। सर वेलकम टू द प्रोग्राम। एहसन साहब, मार्केट की को बेहतर तरीके से आप भी मॉनिटर कर रहे हैं, जो फैक्टर्स कॉजेज़ हमने देखे आपने भी देखे, जिस तरीके से मार्केट ने एक लेवल दिया 40,000 से अबव जाकर फिर बैक हो जाना, और उस तरह से मार्केट का वो आज क्लोजिंग आना की ऐसी 100 इंडेक्स की आज से जो 3-4 हफ्ते पहले थी। एक बात ये भी कही जा रही है कि मार्केट इस वक्त स्टेबल है, वी कैन नॉट फेस इज बेयरिश, लेकिन क्या फैक्टर, जैसे जफर साहब ने बात की, मैं भी ये कर रहा हूँ, करेक्शन कहाँ देखते हैं आप? देखिए, आई थिंक अच्छी रिकवरी मार्केट ने आज ली है। अगर आप देखें तो 250 पॉइंट तक जो है मार्केट करेक्शन ले गई थी, बट फिर रिकवरी ज़ाहिर है कोई 30 पॉइंट तक नेगेटिव रह गई। बिलीव करते हैं कि ये मार्केट के अंदर रिकवरी का स्टांस शुरू हो गया है, फॉरेन सेलिंग रुक चुकी है। आई बिलीव कि क्रूड ऑयल प्राइसेस का जो रन था अब वो मार्केट ने लिया ही नहीं है, अभी मार्केट ने लेना है। क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है अगर बढ़ते रहे, $48 पे चले गए थे, ये $40 से जो है बढ़ना शुरू हुए, तो आई बिलीव कि मार्केट के अंदर दोबारा से बाइंग आना शुरू होनी चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा इस वक्त हम देख रहे हैं कि करेक्शन मोड में है। ग्लोबल इक्विटीज़ में हम देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से जो है वो प्रेशर देखा जा रहा है। आई थिंक कि लोकल मार्केट पे भी उसका इम्पैक्ट आया है, और फॉरेन सेलिंग भी जो हमने पिछले वीक देखी है उसकी वजह यही है कि फॉरेन जो इक्विटीज़ हैं या ग्लोबल इक्विटीज़ हैं उनमें करेक्शन था। कॉटन प्राइसेस जो $73 के करीब चल रही थी वो 68 के करीब आई हैं। फिर हमने देखा है कि क्रूड प्राइसेस जो 50 से थी $50 तक चली गई थी, क्रॉस कर गई थी, वो $48 की तरफ दोबारा आई हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वॉलेटाइल हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स इस वक्त प्रेशर में हैं। फिर हमने अर्निंग्स भी देखी हैं, जो हमारी अर्निंग अनाउंसमेंट्स आज भी आए हैं, एनर्जी सेक्टर में आए हैं, फर्टिलाइज़र में आए हैं, रिजल्ट्स को इतने बेहतरीन नहीं आ रहे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटिंग देखी जा रही है। और एहसन साहब, कहा यह जा रहा था कि कमर्शियल बैंक ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया, उनका टर्नओवर भी डेली बेसिस पे बहुत अच्छा आ रहा है, तो एक फैक्टर ये भी था जो मार्केट ने बूम देखा, उस वक्त लोग ये भी प्रेडिक्ट कर रहे थे ये बूम आर्जी होगा, एक हफ्ते तक का होगा, बिकॉज जैसे ही जो है चीज़ें सारी जो है बैक होंगी, रिजल्ट सीजन की तरफ से मामला आगे की तरफ जाएंगे, तो मार्केट वहीं पे स्टे कर लिया जहाँ पे अगस्त के स्टार्ट में या जुलाई के एंड में हमने मार्केट को देखा था। देखिए, आई थिंक कि जो बात आपकी ठीक है, बट रिजल्ट जो है वो इतने मुस्बत नहीं देखे गए इस बार। अगर हम बैंकिंग सेक्टर अगर आप देखें तो प्रेशर में रहा। ज़ाहिर रिजल्ट जो है लास्ट ईयर रिजल्ट थे उससे तकरीबन 20 से 25% एवरेज जो है हमें कम रिजल्ट दिखे। फर्टिलाइजर सेक्टर्स के अंदर आधे हो गए रिजल्ट्स, लाइक फॉर एग्जांपल जिसकी ₹6 की अर्निंग थी वो ₹3 की अर्निंग हो गई है। फिर इसी तरीके से हमने आज एनर्जी सेक्टर के रिजल्ट देखे, उसमें भी तकरीबन 10-1% की जो है वो कमी देखी है। ऑयल सेक्टर में ज़ाहिर है जो लास्ट ईयर के रिजल्ट थे और इस ईयर के रिजल्ट्स में 50% का डिफरेंस है, तो कॉर्पोरेट अर्निंग जो है वो इतनी मुस्बत नहीं है, जिसकी वजह से इस वक्त जो है वो प्रेशर देखा जा रहा है। बट कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत बेहतर है। पहले लास्ट ईयर से अगर आप कंपेयर करें तो सीमेंट स्टॉक्स या ऑटो स्टॉक्स अगर आप देखें, या फिर जो है फार्मा सेक्टर के रिजल्ट्स देखें, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं, जिसकी वजह से जो है आज भी अगर आप देखें तो ऑटो स्टॉक्स ने जो है लीड लिया है रिकवरी में, सीमेंट सेक्टर ने रिकवरी के अंदर जो है वो लीड लिया है, और फिर इसी तरह से फार्मा सेक्टर पूरा पॉजिटिव बंद हुआ है। एहसन साहब, यही 3-4 सेक्टर्स हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं,
ठीक है, बाकी सेक्टर्स में इतना ज़्यादा टर्नओवर भी हम नहीं देखते। आप क्या समझते हैं, अगर ये सेक्टर्स नहीं परफॉर्म करेंगे तो मार्केट को बूम नहीं मिल सकता? ठीक है, क्योंकि हमारे पास वैसे लिस्टेड कंपनीज कम हैं, सेक्टर्स भी महदूद हैं। आप क्या प्रिडिक्ट करते हैं, क्या सोचते हैं कि जो सेक्टर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे उनको उनके यहाँ लैकिंग किस चीज़ की है? देखिए, आई थिंक कि परफॉर्मिंग सेक्टर्स जो हैं वो मार्केट के अंदर इसलिए नहीं परफॉर्म कर रहे हैं कि रिजल्ट्स इतने ज़्यादा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स इतनी ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है। फॉरेन इन्फ्लो जो हम देख रहे थे वो इतनी ज़्यादा उसके क्वांटम इसलिए नहीं है कि ज़ाहिर है कॉर्पोरेट अर्निंग्स मुस्बत नहीं है, ग्रोथ इतनी नज़र नहीं आ रही है। हम अगर जीडीपी ग्रोथ भी देखें तो इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। फिर हमारा जो लास्ट डेटा है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का वो कोई इतना इम्प्रेसिव नहीं है। जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है बढ़ता जा रहा है, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू है वहाँ पे वो खड़ा हुआ है। रेमिटेंसेस 20% गिर गई हैं, रुपी पे थोड़ा बहुत प्रेशर नज़र आ रहा है। तो फंडामेंटल्स जो हैं वो एक पीक की तरफ आए थे पिछले 2-2.5 महीने में, जहाँ पे हमने रिजर्व्स भी देखा था $23 बिलियन को क्रॉस किए। उसके बाद थोड़ी सी पोजीशन जो है वो वीक हो रही है। वन रीज़न कुड बी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, अनदर रीज़न कुड बी नेचुरली कॉर्पोरेट अर्निंग्स वीक होती हैं तो फॉरेन इन्फ्लोज पे इम्पैक्ट आ जाता है। और फिर ज़ाहिर है ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा जो है वो हम देख रहे हैं कि जिन एरिया से या जिन कंट्रीज से हमें रेमिटेंसेज आती थी वहाँ से आना थोड़ी कम हो गई हैं। तो आई थिंक 4-5 फैक्टर्स हैं ऐसे जो कैपिटल मार्केट की जो ट्रू परफॉर्मेंस है वो नहीं हमें सामने नज़र आ रही है। सही, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं कि वहाँ पे डैमेज है? जी हाँ, बिल्कुल। इकोनॉमिक डेटा जो है वो इस वक्त सर्कुलर डेट का भी कंसर्न्स आना शुरू हो गए हैं दोबारा से। आई थिंक कि इकोनॉमिक डेटा जो है वो या इकोनॉमिक फ्रंट पे हमें थोड़ा सा अब दोबारा से जो है वो अटेंशन देनी है। आई थिंक कि गवर्नमेंट लेवल पर भी अगर इसकी कुछ डेवलपमेंट्स हों और फिर आगे जाकर जो है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट को भी मुस्बत होना है, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स भी जो हैं वो थोड़ी सी वीक हैं। आई वुड नॉट से कि ये प्राइमरीली पाकिस्तान का इशू है, इसके अंदर कोई ग्लोबल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। एक्सपोर्ट तो सर, एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ पर लोग करना चाहते हैं, कहते हैं हैवी ड्यूटी है, टैक्स ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट को ही चाहिए होगा कि अपनी इकोनॉमिक्स में थोड़ी सी पॉलिसीज़ को ज़रा सा कंसिडर करे। अच्छा, दूसरी बात ये, मैं बैंक की बात करूँगा। बैंक ऑफ पंजाब से लोग खुश नहीं हैं क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हमें क्यूरी कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि सर शेयर प्राइस नहीं मूव हो रहा, हमने बैंक ऑफ पंजाब के शेयर्स ले लिए हैं, हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे। कितना सस्टेन कर पाएगा आने वाले दिनों में बैंक ऑफ पंजाब? देखिए, प्राइमरीली बैंकिंग सेक्टर के जो स्प्रेड्स हैं वो दोबारा से अच्छे होना शुरू हुए हैं। उसकी एक वजह ये है, बेहतर होना शुरू हुए हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर दोबारा आना शुरू हुई है। जो इन्फ्लेशन नंबर कोई 2% पर चले गए थे वो अब 4% पर नज़र आ रहे हैं। बैंकिंग स्प्रेड जो हैं वो ज़ाहिर है हमें अच्छे अब बढ़ रहे हैं दोबारा से, क्योंकि ज़ाहिर है एसबीपी की जो रिडक्शन की पॉलिसी थी डिस्काउंट रेट को, वो पॉलिसी अब आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होते हुए बढ़ने की तरफ जा रही है। तो एक अच्छी डेवलपमेंट है। आगे स्टॉक मार्केट के भी अच्छे रिटर्न्स जो हैं इन्हीं बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को आने हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ज़ाहिर है सीपैक की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आना, ये बैंक किसी भी बैंकिंग सेक्टर कंपनी के लिए जो कि स्टेट ओन्ड है, स्पेशली बैंक ऑफ पंजाब हो गई या नेशनल बैंक हो गई, इसके लिए बहुत ज़्यादा मुस्बत है। तो आने वाले वक्त जो है वो हमें बहुत अच्छे नताइज जो हैं वो दिखाएंगे बैंकिंग सेक्टर के। बट शॉर्ट टर्म के अंदर रिजल्ट्स थोड़े ग्लूड हैं और ज़ाहिर है उनके पे आउट्स थोड़े से वीक हैं। सही, पे आउट वीक हैं। बहुत ज़बरदस्त बात कही आपने। टेक्सटाइल की मैं आपके आने से पहले अपने व्यूवर से बात कर रहा था और कल भी एक अखबार में हमने देखा कि ये खबर सामने आई। पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज़ टेक्सटाइल की हुआ करती थी। अब जो टेक्सटाइल की हम बात करें बहुत ज़्यादा डैमेज है। आप क्या देखते हैं, किन किन फैक्टर्स हैं, किन किन वजूहात की वजह से टेक्सटाइल जो सेक्टर है ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा? देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो सबसे पहले तो जो कॉटन प्राइसेस हैं उसके अंदर एक अप्रिसिएशन दोबारा से देखा गया है। जो एक वक्तों में $80 के करीब जो है इंटरनेशनल कॉटन की प्राइसेस होती थी, वो अब $72 या $73 रिसेंटली आई थी। उसके बाद कुछ हमने देखा है कि कोई 4-5% करेक्शन पिछले कुछ एक हफ्ते में नज़र आया। तो कॉटन प्राइस जनरली बढ़ रही हैं। ये टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बहुत मुस्बत बात है। इन्वेंट्री जो है वो डेटा बेहतर हो जाए, इन्वेंट्री की जो उनकी जो इनकम होती है वो बेहतर हो जाती है इससे। फिर दूसरी बात ये है कि वैल्यू एडेड टेक्सटाइल के अंदर गवर्नमेंट के ऑलरेडी टेक्सटाइल पैकेजेस जो हैं वो अनाउंस हुए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट रीफाइनेंस रेट जो है वो कोई 3-1% के करीब चल रहे हैं। और फिर इसके बाद जो है गवर्नमेंट के स्पेशल रिसर्च के अंदर कोई मुस्बत डेवलपमेंट्स हैं, जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इन पॉलिसीज़ की वजह से रिजल्ट्स आने वाले वक्तों में हमें अच्छे नज़र आएंगे। इसकी वजह ये भी बनती है कि यूरोपियन इकॉनमी या फिर अगर हम देखें US इकॉनमी, इनका डेटा जो है वो थोड़ा वक्त के
साथ बेहतर आ रहा है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो एक्सपोर्ट रिडक्शन हुआ था स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, वो हमें आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर दोबारा से उसके अंदर रिवाइवल नज़र आ रहा है। तो आई थिंक कि देयर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग, बट इतना ज़्यादा जो है वो क्लियर नहीं है अभी सिचुएशन। वी हैव टू सी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है हमारी एक्सपोर्ट को और टेक्सटाइल सेक्टर को। अगर इसके अंदर कोई टर्न अराउंड चाहिए तो उसके लिए हमें इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स या इंटरनेशनल इकोनॉमी जो है उसको रीड करना पड़ेगा। मैं एक्सचेंज रेट की बात आपसे करूं, आप क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट को एक्सचेंज रेट पर क्या इस वक्त देखना पड़ेगा? बिकॉज ख़बरें सुनने में ये भी आ रही हैं कि डॉलर मज़ीद बढ़ेगा। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि एक्सचेंज रेट को गवर्नमेंट को भी कहाँ देखना चाहिए? कौन सी पॉलिसीज ऐसी हैं जो कंडक्ट करनी चाहिए? देखिए, आई थिंक जो रिसेंटली रियल एस्टेट के अंदर इश्यूज जो हमें नज़र आए हैं, जिसकी वजह से लोकल सोने की प्राइसेस भी जो है वो बढ़ी हैं, और ऐसे एक इन्वायरमेंट है जहाँ पर ज़ाहिर है हमारा कमोडिटीज़ एक गोल्ड प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेड प्राइसेस होती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं, लेकिन बहरहाल लोकल ज्वेलर्स की डिमांड जो है वो नेचुरली ये जो मर्केंटाइल का प्लेटफॉर्म है इस पर आ चुकी हैं। ये चीज़ इंडिकेट करती है, अनप्रेसिडेंटेड है कि कुछ इशूज़ लोकल मार्केट के अंदर हैं। प्राइमरीली रियल एस्टेट के जो इश्यूज़ हैं, इस वक्त हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स जो हैं वो रुक कर रहे हैं दूसरी मार्केट्स का, में भी इक्विटी मार्केट्स या फिर जो है वो गोल्ड का। तो आई बिलीव कि ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो रेमिटेंसेस को भी इम्पैक्ट कर रही है पाकिस्तान में आने से। रेमिटेंसेस वैसे भी इम्पैक्ट हो चुकी हैं क्योंकि सऊदी रीजन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। तो आई बिलीव डॉलर रुपी जो पैरिटी है उस पर इस वक्त प्रेशर है। एक तो रियल एस्टेट का प्रेशर है, दूसरा जो है वो ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का, तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट इन मिडल ईस्ट। आई बिलीव ये 3-4 इशूज़ जो हैं ये जब तक अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं होते तो हमें प्रेशर रुपी के अंदर लगेगा। बट आई मस्ट से कि हमारे $23 बिलियन के रिजर्व्स हैं, तो वी शुड बी पॉजिटिव कि भाई रुपी जो है वो अपनी जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन करेगा एज लॉन्ग एज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा सा जो है वो स्टेबल रहे। फिस्कल पॉलिसी में आप कहाँ समझते हैं लैकिंग है? किसी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि फिस्कल पॉलिसी को देखे। कहाँ आप फिस्कल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी जो है इतनी खातिर खा इसको लोगों ने नहीं कहा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने भी इसको बोला बस ठीक है इट्स ओके, इसको मतलब टालने वाली बात थी। फिस्कल पॉलिसी की मैं आपसे बात करूं, उस पे आप क्या समझते हैं कि अब क्या होने वाला है फिस्कल पॉलिसी? देखा, आई बिलीव कि जितना ज़्यादा ऑस्टेरिटी की तरफ गवर्नमेंट जाती है वो एक अच्छी डेवलपमेंट होगी, बट 4.7% ऑफ GDP जो 7-8% पे चल रहा था लास्ट 3-4 ईयर्स में, आई बिलीव कि बहुत अच्छी अचीवमेंट है। गवर्नमेंट के जो नए टारगेट्स हैं 4-5% के, वो अच्छे टारगेट्स हैं। आई बिलीव गवर्नमेंट भी जो है वो फोकस कर रही है कि फिस्कल डेफिसिट को कम से कम किया जाए, अखराजात को कम किया जाए, और ज़ाहिर है रेवेन्यूज़ की सोर्सेज जो है वो अच्छी भी हों और फिर इसके अलावा रेवेन्यू टारगेट्स भी मीट हों। तो आई थिंक कि जो जितने भी हमारे FBR के टारगेट्स थे रिकवरी के वो तो अचीव हुए हैं, बट ज़ाहिर है हमें प्राइवेट सेक्टर को भी देखना है। काफ़ी ज़्यादा रिफंड्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर के रुके हुए हैं गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट अगर उसको रिलीज़ करती है, प्राइवेट सेक्टर कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ, बट एट द सेम टाइम फिस्कल मेजर्स जो गवर्नमेंट के हैं वो काफ़ी ज़्यादा कवर होते हैं CPEC की इन्वेस्टमेंट को रिलेटेड। आई बिलीव CPEC एक सिल्वर लाइनिंग है इकोनॉमिक हमारे फंडामेंटल्स के लिए। अगर पैसे आते हैं बाहर से $45 बिलियन आते हैं तो फिस्कल जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के अंदर वो उसकी रेजोल्यूशन आने वाले वक्तों में हमें नज़र आती है। क्या लगता है इतने पैसे आएंगे और CPEC पे लगेंगे भी या सिर्फ बातें? देखें, आई थिंक कि बिल्कुल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चैलेंजेस हैं, करप्शन भी है और फिर एफिशिएंसी, फिर इफ़ेक्टिवनेस ऑफ प्रोजेक्ट जो फिर चाह रही है गवर्नमेंट के भाई सारे मेट्रो लाइंस या डिफरेंट जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट कर रही है जिसमें पावर प्रोजेक्ट्स भी हैं वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट अगर हो जाते हैं, आई बिलीव ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। एंड आई थिंक कि अगर नीयतें साफ़ रहीं तो मोरलेस जो है वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने चाहिए। नीयतें तो साफ़ नहीं है सर। अच्छा, बहरहाल ऑरेंज ट्रेन के जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको ममनू कर दिया कि इसके ख़िलाफ़ कहा है कि इसको नहीं बना सकते बिकॉज कुछ प्रॉब्लम है। इसको आप क्या समझते हैं? वज़ीर आला का भी बयान आया कि ये हम तरक्की के लिए जारी करते रहेंगे, और जिस हिसाब से नवाज शरीफ साहब ये जो मनसूबाबंदी कर रहे हैं, कभी लाहौर से सियालकोट वाली हो गई और कभी शार्टकोट में वो जाते हैं और उनके हमरा चाइनीज़ के लोग होते हैं, उसको आप क्या देखते हैं? एक रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि चाइना को भी हम एतमाद में लें, क्योंकि चाइना भी अभी देख रहा है कि पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान की बहुत शफल होने वाली है आने वाले दिनों में, तो वो भी काफ़ी पैसा लगा रहा है। CPEC के हवाले से दूसरी खबर ये भी है कि आने वाले दिनों में ये भी सुनने में आ रहा है कि चाइना जो है वो अपना इंडेक्स मर्ज करना चाह रहा है पाकिस्तान इंडेक्स के। ऐसा अगर हो गया, आप क्या समझते हैं कि इट्स गुड फॉर पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज? देखिए, आई थिंक कि अगर कोई बैरोमीटर मिल जाता है पाकिस्तान को और इन्वेस्टमेंट कीमत के अंदर, तो आई थिंक कि ये कोई बुरी बात नहीं है अगर कोई चाइना इंडेक्स
डेवलप हो जाती है। आई थिंक कि चाइना एक ऐसी सिल्वर लाइनिंग है जिसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो दूसरे वेस्टर्न वर्ल्ड को रिलेट करते हैं, वहाँ से इन्वेस्टमेंट हम ट्रम्प टावर जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में, अगर चाइना जो है फुल फ्लैश बेसिस पर जो है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है। तो आई थिंक कि वो मल्टीनेशनल कंपनीज जो इंटरनेशनली ऑपरेट करती हैं रियल स्टेट के अंदर, वो पाकिस्तान का रुख कर सकती हैं। एक अच्छी डेवलपमेंट है एंड वी शुड टेक दिस के एक अपॉर्चुनिटी एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन है, एक यूरोपियन इकोनॉमीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, स्पेन जैसे मुल्क में 20% अनएम्प्लॉयमेंट है। तो आई थिंक कि ऐसे टाइम पर जो है पाकिस्तान के फंडामेंटल्स, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स स्ट्रेंथन होना, IMF प्रोग्राम से निकलना, आई थिंक एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इन इट सेल्फ है। बट ज़ाहिर है वी हैव लॉट टू अचीव, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी एक चैलेंज है, एजुकेशन एक चैलेंज है, एंड आई थिंक कि जितनी डेवलपमेंट उस जगह पर हो वो कम है। ठीक है, IMF की आपने बहुत अच्छी बात बोली है। आपको क्या लगता है कि इन्होंने तो टाटा गुड बाय कह दिया है, फिलहाल कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, मैं बोलूँगा, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की मैं बात करूँ तो लोग कह रहे हैं कि, और जो हमारे एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि हम बाय बाय नहीं कर सकते बिकॉज आगे हमें रिजर्व की ज़रूरत होगी। CPEC से अगर लिंक जोड़ा जाए तो IMF की कोशिश की होगी कि पाकिस्तान को प्रपोजल जारी किया जाए, उसको इंगेज रखा जाए, क्योंकि दुनिया की नज़र CPEC पे कि इतना पैसा पाकिस्तान में आ रहा है, कहाँ लगेगा, और दूसरे ममालिक भी अपनी इंटरफेरेंस चाह रहे हैं। आप क्या समझते हैं IMF से मुस्तकबिल में हमारे रिलेशनशिप चलेंगे? देखिए, IMF एक अच्छा रेगुलेटर जो है वो है मॉनेटरी सिचुएशन पर, और फिर जाहिर है उसमें हमने देखा है कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुस्बत बेनिफिट्स भी मिलते हैं, हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जहाँ से लोन मिलने होते हैं, ADB लाइक फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक अगर हम देख लें वहाँ से भी पैसा मिल जाता है। आई थिंक कि ये इसको हमें जो है वो पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। IMF के पास जाना एक अच्छी बात है, उससे निकलना भी एक अच्छी बात है। अब जाहिर है अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी या उसकी एडवाइजरी की ज़रूरत पड़ेगी, उसके होते हुए हमें कर्जे भी काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। तो आई थिंक ये अच्छी डेवलपमेंट है एंड होपफुली हमें दोबारा ज़रूरत नहीं पड़े, बट जो भी हुआ वो अच्छा हुआ पाकिस्तान के लिए। जो उसको हमने आखिरी इंस्टॉलमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं और हमारे मिनिस्टर कह रहे हैं फाइनेंस के, हमने इंस्टॉलमेंट सारी दे दी एंड वी हैव टू से गुड बाय टू IMF। चलें आगे, अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है बिकॉज जितना कर्जा पाकिस्तान पर कर्म होगा उतना नेशन के लिए अच्छा है। अमेंडमेंट की मैंने बात की, मैं जफ़र मोती साहब से भी ये बात कर रहा था कि सेल टैक्स में आप क्या देखते हैं, मज़ीद सेल टैक्स में हैवी ड्यूटीज़ या हैवी टैक्स जारी करना अच्छा होगा या नहीं होगा? देखिए, आई थिंक कि ज़्यादा टैक्सेस जो है वो ज़ाहिर है बिजनेस इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा हैम्पर करते हैं। आई बिलीव गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्सेशन की जो पॉलिसी है वो ऐसी बहुत सारी दुनिया की इकोनॉमीज़ है जो वो फॉलो करें। हर महीने नई नई बातें सोचते हैं कहाँ से टैक्स लिया जा सके। तो आई बिलीव वो फेसबुक के पीछे भी लगे हुए थे कि भाई उसकी भी इनकम जो है वो हम किसी तरीके से टैक्स करें। तो वो आई थिंक कि कुछ डेवलपमेंट्स हैं जिसमें गवर्नमेंट को जो है हमें उसके साथ गवर्नमेंट को साथ भी देना है, उसके सर्कमस्टांसेस देखने, फिस्कल डिसिप्लिन ज़ाहिर है गवर्नमेंट का काम बनता है, बट एट द सेम टाइम हमें ये नहीं देखना कि बिजनेसेस जो है वो क्लोज होना शुरू हो जाए। तो एक ऐसा बैलेंस हो जहाँ पर जो है मजीद सेल्स टैक्स नहीं लगे, बट जितने जो पेयर्स हैं या उसका जो नेट है उसको ब्रॉडन किया जा सके। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिन पर टैक्सेस इस वक्त नहीं लागू हैं। आई थिंक कि नए बिजनेसेस को इसके अंदर लाना चाहिए, नए जो वेंडर्स हैं उनको इंगेज करना चाहिए, और फिर एक बैलेंस देखना चाहिए कि जहाँ पर बिजनेसेस जो है वो इनकरेज हों और इन्वेस्टमेंट मजीद जो है वो बढ़े मुल्क में। टैक्सेस इम्पोज करने से आप क्या समझते हैं, नया बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस तो वैसे ही डाउन हो जाएगा बिकॉज इनिशिएट जो स्टार्ट हुआ बिगनिंग में मैं बात करूँ विथ होल्डिंग टैक्स से, उससे मामलात आगे गए नहीं हैं, उससे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। 2 से 3 बैठक हुई थी गवर्नमेंट के लोगों के साथ और हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों के साथ और कॉमर्स की कम्युनिटी के जो हैं तिजारत के लोग, लेकिन वो मामलात आगे नहीं बढ़े और गवर्नमेंट के साथ सेटल डाउन कर आगे चल गए। सर, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया बैंक से और घरों में रख लिया, वो कह रहे हैं कि डेली की ट्रांजैक्शन हम नहीं कर सकते, जितना हम प्रॉफिट नहीं कर रहे, हमारी ट्रांजैक्शन चेक डेली जा रहे हैं, उतना प्रॉफिट हमें देना पड़ रहा है। जी हाँ, ये तो एक मेरे ख्याल से थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ अपेरेंटली नहीं लग रही, बट गवर्नमेंट मस्ट लिसन टू स्टेक होल्डर इशूज़ एंड आई थिंक गवर्नमेंट टाइम दे रही है। आई बिलीव कि कुछ वक्त के साथ जो है इनके सोल्यूशंस नज़र आए, बट जाहिर है चैलेंजेस गवर्नमेंट के अपने भी हैं और फिर जाहिर है हमें देखना है कि जितने इन्वेस्टर्स हैं उनके भी जो इशूज़ हैं उनको गवर्नमेंट का हक बनता है कि वो रिजॉल्व करें।
सही। ड्रग प्राइस पे मैं बात करूंगा कि बीच में बहुत ज़्यादा ड्रग के प्राइस को बढ़ा भी दिया था, फिर कुछ कंपनीज़ ने गवर्नमेंट ने सिर्फ स्टेटमेंट जारी किया था, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था हतमी तौर पर, लेकिन कुछ कंपनीज़ ने क्या किया था, ड्रग प्राइस को दोबारा बेचना शुरू कर दिया ज़्यादा पैसों पर। तो ये कंप्लेन गई, उसको मॉनिटर करने का भी कहा गया, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। दोबारा ये आ रहा है खबर कि ड्रग प्राइसेस को दोबारा 100% से बढ़ा के, मतलब जो दवा की कीमत इस वक्त 100 रुपये होगी उसकी 150-200 रुपये प्राइस हो जाएगी। इसको आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि 3 से 4 कंपनीज ऐसी हैं पाकिस्तान में मल्टीनेशनल, वही बिजनेस कर रही है और कस्टमर और कंज्यूमर जो भी है वो उसी पे फेथ करता है, बिकॉज कस्टमर कंज्यूमर को ड्रग केमिकल का तो इतना पता नहीं है, क्योंकि अमवात की शरह में भी जिस तरीके से इजाफा हो रहा है। एक रिपोर्ट भी जारी हुई थी, उसमें कहा गया था कि एक्सिस ऑफ केमिकल्स की वजह से प्रॉब्लम आ रही हैं। आप क्या समझते हैं ड्रग जैसे सेक्टर में, फार्मा जैसे सेक्टर में इस ड्रग की प्राइसेस को बढ़ाने का मकसद क्या है? देखिए, रेगुलेटरी इशू है। आई थिंक कि ये देखना चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर जो ड्रग प्राइसेस हैं और जो ग्लोबली प्राइसेस चलती हैं, या ऐसे मुल्क में जैसे हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया, चाइना, वहाँ पे क्या प्राइसेस चल रही हैं। हो सकता है कि इनपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ गई हो, बट आई एम नॉट टू मच कॉग्निजेंट कि भाई ये क्या इशू है। एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ अपना काम करें, और फिर ज़ाहिर है कोई भी अगर प्राइसेस बढ़ती हैं या बढ़ाई जाती हैं लोकल मार्केट में, उसमें कॉर्पोरेट अर्निंग्स तो बढ़ जाती हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल वो ऐसी कंपनीज लाइक लेक्सो हो गया, या दूसरी जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उनकी अर्निंग्स हम देख रहे हैं कि डबल हो रही हैं एवरी ईयर। तो इन्वेस्टर्स के तो बेनिफिट हो रहे हैं, चाहे वो फॉरेन हो या लोकल इन्वेस्टर हो, उनमें ज़ाहिर कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर हो। बट आई थिंक कि उसका कंज्यूमर को जो है, कंज्यूमर एंड पर देखना रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का काम है, और आई थिंक कि उनको अपनी जॉब जो है वो अच्छे तरीके से करनी चाहिए। कि ये जो स्पेकुलेशंस मैं समझूंगा इसको, बिकॉज जिस तरीके से प्राइसेस को बढ़ाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज की मैं बात करूँ तो पर्टिकुलर सेक्टर पर तो बेशक फ़ायदा होगा, लेकिन दूसरे हैंड से चीज़ें शफल होना शुरू हो जाती हैं, वहाँ डिस्टर्बेंस आती है। देखिए, आई थिंक ये तो अब रेगुलेटरी इशू है। अब ये कि ये स्पेशली मैंने जिस तरह से कहा कि ऐसी अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में जो ये प्राइसेस को ड्रग प्राइसेस को मॉनिटर करती हैं, अगर उनके हाथ में ही नहीं चीज़ें रहती हैं, वहाँ पे करप्शन इन्वॉल्व है, तो देन वी कैन नॉट डू एनीथिंग। बट द एंड ऑफ द डे हमें देखना चाहिए कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है उनका क्या हाल है। ज़ाहिर कॉर्पोरेट अर्निंग्स तो अच्छी हो रही हैं, बट इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर्स के भाई ये पाकिस्तान इतनी पॉवर्टी में है और आपने जाकर जो है प्राइसेस को डबल कर दिया, क्वाड्रुपल कर दिया 1-1.5-2 साल के अंदर। तो आई थिंक रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक बैलेंस लें, स्टेक होल्डर्स, सारे स्टेक होल्डर्स के बेनिफिट होना चाहिए, कंज्यूमर को भी होना चाहिए, और फिर ज़ाहिर इन प्राइसेस को हमने रीजनल फ्रंट पे देखना चाहिए कि चाइना और इंडिया में क्या प्राइसेस हैं। अगर वो प्राइसेस को हम एक्सीड करते हैं तो ये एक कंसर्न रहेगा। सही, लेकिन सर इतना कोई देखता नहीं है यहाँ, तो बस आपको पता है अपने मफाद के लिए चीज़ें जो है वो इम्पोज कर दी जाती हैं। एनीवे, एहसन साहब, आने वाले दिनों में आप मार्केट को कहाँ देखते हैं? क्योंकि 2 से 3 दिन हमने देखा कि करेक्शन की भी बात आपने की और जफ़र साहब ने भी करी और दूसरे एनालिस्ट भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कल और परसों मार्केट को कहाँ देख रहे हैं? बिकॉज जिस तरीके से बैक हुआ है, जो शेयर होल्डर है वो बहुत डिस्टर्ब हुआ है। जो क्यूरी, जो ईमेल्स आ रहे हैं वो ये बोल रहे हैं क्या हम किसी पर्टिकुलर सेक्टर में अपने शेयर्स को स्विच कर लें या इस वक्त न्यूट्रल होकर बैठ जाएं? बिकॉज सर बाइंग और सेलिंग रुकेगी तो एक तरीके से ये भी इफेक्ट मनफी ही जाएगा मार्केट पे। देखिए, आई थिंक कि प्रेशर इस वक्त मार्केट के अंदर है, और आई थिंक कि ये प्रेशर जो है वो ग्लोबल मार्केट्स को लेकर भी है। तो आई थिंक कि हमें इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स देखनी चाहिए, सिर्फ लोकल मार्केट का इसमें इम्पैक्ट नहीं है। अगर ग्लोबल स्टॉक्स के अंदर मेजर करेक्शन आता है तो लोकल मार्केट पर उसका इम्पैक्ट आएगा, ख्वाह वो फॉरेन सेलिंग की मद में है, चाहे वो क्रूड ऑयल प्राइसेस के अंदर जो करेक्शन आता है उसमें कॉर्पोरेट अर्निंग्स के फंडामेंटल्स वीक होते हैं, उसकी बेसिस पर आए। बट हम इग्नोर नहीं कर सकते इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में लोकल इन्वायरमेंट बहरहाल हमें स्टेबल नज़र आ रहा है, बट पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अगर स्टेबल रहता है तो बहरहाल हम देखेंगे कि वक्त के साथ जो हमारी स्टॉक मार्केट की इंडेक्स है वो इम्प्रूव होगी और दोबारा से 40,000 लेवल को क्रॉस करेगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन मेहनती साहब आपका, आपने मसरूफ अपने टाइम में से वक्त निकाल के हमें ज्वाइन किया। एहसन मेहनती साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि जो फैक्टर्स हमने कंसिडर किए रिलेटेड टू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज थ्रू इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान, कुछ पॉलिसीज़ की भी हमने बात करी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, तो उसकी वजह भी कुछ बनी और इंटरनेशनली भी बहुत हमने अफेक्ट देखा कि मार्केट का रहा। आने वाले दिन में भी हम ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनली कमोडिटीज़ अगर शफल हुई या उनमें थोड़ा सा एक ब्रेक आया या कुछ चेंज आया तो उसका अफेक्ट भी PSX पे हम देखेंगे। अब तक इतना ही। अपना और अपने मुल्क का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।